brought to you by YY ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आपनो नेपाल आपनो गौरव कार्यक्रम को एक और नयो एपिसोड लेकर के मैं उपस्थित हो चुकी हूँ। आओ आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। उम्मीद ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाए, मंजिल ऐसी हो जो जीना सिखलाए, जीना ऐसा हो जो रिश्तों की कदर करे, रिश्ते ऐसे हो जो याद करने को मजबूर करे। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो nepal@himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजिएगा। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जावे। अब आज का अतिथि से बातचीत। आज का अतिथि है डॉक्टर भरत रावत। आप इना के नाम से बहुत अच्छी से वाकिफ हो। नेपाल के मेडिकल फील्ड में एक जानियो मानियो नाम है और ये नॉर्विक हॉस्पिटल में काम करे हैं और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा और इना से हार्ट से संबंधित और विविध विषय में बातचीत करांगा। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप जैसे 3 महीनों के लिए नेपाल आए और करीब 15 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, ऐसा नेपाल में क्या देख लिया? हम लोग 17 दिसंबर 1998 मैं अपनी श्रीमती के साथ और अपने 6 महीने के बच्चे के साथ यहाँ पर 3 महीने के लिए एस्कॉट अस्पताल से दिल्ली से यहाँ पर हम आए थे और उस वक्त 3-3 महीने का पोस्टिंग होता था हमारा यहाँ आने के बाद 3 महीने के अंत में यहाँ के जो चेयरमैन मिस्टर बसंत चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर आप 1 साल और रुकें तो हम इसको एक हार्ट हॉस्पिटल के तरह से पूरा इसमें सारे इक्विपमेंट्स लगा सकते हैं। तो उसको कैथ लैब कहते हैं। उस वक्त एक भी कैथ लैब नहीं था, हार्ट के जो सबसे इम्पोर्टेंट एक इक्विपमेंट होता है। तो हमने निश्चय किया कि ठीक है, हम 1 साल रुकेंगे और फिर उन्होंने नेपाल की पहली कैथ लैब इंस्टॉल करी यहाँ। अब उसके बाद कुछ ऐसा हुआ दयाराम जी की शायद जो मेरी जरूरत थी वो अस्पताल ने और समाज ने पूरी करी और कुछ समाज की जरूरत थी जो थोड़ी बहुत हम पूरी कर पाए और उसके चलते अब 1 साल के 2 साल, 5 साल, 10 साल और अब यही 17 दिसंबर को अब हमारे 15 साल पूरे हो रहे हैं। आप नेपाल के जैसे कई पॉलिटिकल लीडर्स के चहेते डॉक्टर हैं, तो उनको ट्रीट करने में और पब्लिक को ट्रीट करने में क्या फर्क पाते हैं? खास तो देखिए, सभी रोगी एक जैसे होते हैं और उनका सबसे पहले डॉक्टर का काम होता है कि उनका ठीक से उनकी बात समझ के और उनका डायग्नोसिस ठीक हो और उनको समझाना भी होता है और उसका उचित इलाज करने के लिए प्लानिंग करना होता है। थोड़ा अंतर ये पड़ता है कि जितना भी अब नेता हो या कोई भी अगर एक बड़े पद के जो भी व्यक्ति होते हैं, उनको कई बार ऐसा लगता है कि आसपास उनके जो दूसरे लोग होते हैं वो काफ़ी संख्या में होते हैं और आपको काफ़ी बारीकी से देखा जा रहा होता है, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभाव पड़ता है। आप सही कह रहे हैं। और उस वक्त आप थोड़े से जागरूक ज़्यादा होते हो, आपको लगता है कि लोग आपको देख रहे हैं और आपको बारीकी से देख रहे हैं। लेकिन यह है कि एक बार अगर आपको लगता है कि उन्हें आप पे विश्वास है और अगर आप अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड न छोड़ें, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ना चाहिए और नहीं पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने सुना है एक बार आपको माओवादियों ने अपहरण की शैली में आपको ले गए और वहां जाके आपको पता चला कि कॉमरेड प्रचंड का हेल्थ चेकअप करना है। उस समय की मनोदशा क्या थी आपकी? नहीं, देखिए ऐसा है कि अपहरण तो खैर शायद नहीं कहना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ था कि हमारे यहाँ हमारे अस्पताल के कुछ कर्मचारी वगैरह ने किसी ने एक से हमसे कहा कि एक बार प्रचंड जी का ब्लड प्रेशर या कुछ उनको थोड़ा सा एक बार चेकअप करने की जरूरत है।
और कुछ डाउट था कि उनको कुछ तकलीफ तो नहीं है, तो उसमें आप एक बार चलेंगे। तो ये आज से शायद, मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद 5-7 साल पुरानी बात है ये। और उस वक्त वो पब्लिक में नहीं आते थे, तो हम अपने अस्पताल के अंदर हमने अपने चेयरमैन मिस्टर बसंत चौधरी से बात भी किया। उन्होंने कहा एज अ डॉक्टर आपको जो भी अगर देखना है आप अपना प्रोफेशनल काम करिए। और उस वक्त मैं अपने ड्राइवर के साथ गया था, तो ये बात ज़रूर है कि रास्ते में फिर गाड़ी को चेंज किया गया और फिर हम दूसरी गाड़ी में, उन्हीं की कोई गाड़ी में गए फिर। और वहीं पे जाकर मेरे साथ में कुछ हमारे टेक्नीशियन और सिस्टर्स वगैरह भी थी, उन्होंने ईसीजी वगैरह भी किए और उनको देखा और फिर वो सब ठीक ही था, कुछ खास उनको बीमारी नहीं थी। उनका ब्लड प्रेशर वगैरह और थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह का जो भी था उसको समझा के और फिर हमें जलपान करवा के उन्होंने सुरक्षित हम वापस आ गए। अच्छा, बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि बरसों से आपसे इलाज करवा रहे होते हैं और एज ए डॉक्टर उनसे कितना अटैच हो जाना पड़ता है? अटैच हो जाना पड़ता है ऐसा तो खैर मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अटैच हो जाता ही है। अब क्या है कि बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट भी उतना ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपके प्रोफेशनल डिसीजंस के बीच में आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा अटैचमेंट का मतलब ये है कि अब आप एक किसी व्यक्ति को मशीन की तरह तो इलाज नहीं कर सकते हैं। आप भी मशीन नहीं है और वो भी मशीन नहीं है। तो डॉक्टर के पेशे में बहुत जरूरी है कि आपको उसकी कहानी सुननी पड़ेगी। अब मैं आपको अगर देख रहा हूं या किसी भी व्यक्ति को देख रहा हूं तो उसका बैकग्राउंड, उसका परिवार कैसा है, उसके बीवी बच्चे, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स क्या है, उसका काम क्या है, थोड़ा सा परिवार के बारे में जानना, उसके प्रोफेशन के बारे में जानना, उसका एटीट्यूड कैसा है लाइफ के प्रति, उनको क्या स्ट्रेस फैक्टर्स है, थोड़ा बहुत वो जानना मेरे ख्याल से प्राय सभी डॉक्टर्स के लिए जरूरी होता है। और जब आप एक ही फैमिली को बार बार देख रहे होते हो लंबे समय से, तो वो चीज और ज्यादा प्रगाढ़ होती जाती है। फिर क्या है कि काठमांडू नेपाल एक छोटी जगह है, तो फिर आप उनसे मुलाकात भी होती रहती है आपकी। अब मैं उनसे फिर कहीं ना कहीं शाम को कहीं किसी पार्टी में या कहीं पे भी शादी ब्याह में किसी ना किसी मौके पे इधर उधर मुलाकात होती रहती है। तो अस्पताल के अंदर तो होती है, अस्पताल के बाहर भी कई बार मुलाकात हो जाती है। तो आप धीरे धीरे उनको जानने लग जाते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे थोड़ा फायदा भी होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एक बार किसी व्यक्ति को जानने लग जाएं तो आप उसकी बातों का डायग्नोसिस, आप उसके लक्षणों को समझ सकते हैं, डायग्नोसिस आप उसका बेटर बना सकते हैं। और आपके अंदर जो 10% एक्स्ट्रा देने की जो ताकत या जो आपकी क्षमता या एनर्जी जो होती है वो आप स्वतः ही आ जाती है। अब रात को आपको 11 बजे या सुबह 2 बजे 4 बजे उठने में आपको झिझक नहीं होती, क्योंकि आपको लगता है अरे उनको ऐसा हुआ है, चलिए यार एक बार देख लिया जाए। तो आपको लगता है कि नहीं यार ये ना, आपको उसका फैमिली का बैकग्राउंड जो है, उसको जो परिवार का, उसका व्यक्ति का जो खुद का बैकग्राउंड है, तो उससे आप देखते हो कि एक व्यक्ति अकेला नहीं है, उसके पीछे पूरी उसकी फैमिली है। और जब आप इलाज कर रहे हो तो पूरी फैमिली आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप उसको ठीक करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक्साइट करता है, एक स्टिमुलस के रूप में देता है डॉक्टर को कि वो अपना और एक अच्छा उसका इलाज करने में सक्षम हो सके। अच्छा, आपके पापा डॉक्टर के.एस. रावत, हाँ जी, वो रिसर्च कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। हाँ, ये बात सही है। एज ए डॉक्टर क्या ऐसा होता है? नहीं, मैं समझता नहीं हूं कि अभी उसके ऊपर पूरे प्रमाण हैं। और मैं कई बार अपने पिताजी से बात करता हूं और हमारे पिताजी जो हैं वो वास्तव में इस पे काफी समय से रिसर्च कर रहे हैं। वो गांव-गांव में जाकर छोटे बच्चों को जो अपने पिछले जन्म की बातें याद करते हैं वो उनसे मिलते हैं, उनके जो बातें हैं उनको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स चेक करते हैं पिछले जन्म की, और डॉक्टर्स के हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स भी चेक करते हैं, पुलिस के रिकॉर्ड्स भी चेक करते हैं। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे उनके पास जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इतनी सारी मेमोरीज कैसे हो सकती हैं एक बच्चे में। लेकिन मुझे लगता है फिर भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका अभी उत्तर नहीं है। तो इसलिए उसको एक वैज्ञानिक तरीके से अब ये प्रमाणित हो चुका है, मुझे लगता है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, आज की लाइफ स्टाइल जो है वो एकदम स्ट्रेस से भरी हुई है। तो इसको मैनेज करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट तो है ही, उसके अलावा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज लाइक मेडिटेशन हो या म्यूजिक हो या पूजा पाठ, एज ए डॉक्टर अगर कहो तो इसका कितना रोल है लाइफ में? बहुत रोल है। आप ये देखिए कि मैं हर पेशेंट से और इनफैक्ट सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर रहना एक तरह से हम 100-200 की स्पीड में गाड़ी चला रहे बिना सीट बेल्ट के।
या मोटरसाइकिल चला रहे हैं बिना हेलमेट के, उस प्रकार है। तो शायद आप ठीक हो, लेकिन जिस वक्त भी जरा भी थोड़ा बहुत झटका लगेगा तो कितनी चोट लगेगी डिपेंड करता है कि आपका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड कैसा था। तो मुझे लगता है कि इस तरह का एक सीट बेल्ट है ये। आप उसमें जैसे आपने अभी कहा कि थोड़ा सा ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, उसमें आप कुछ शौक की बातें जो भी हैं आपकी, म्यूजिक हो या कोई पेट एनिमल है या कोई पेंटिंग करता है, कोई कविताएं लिखता है, कोई कुछ और करता है, कुछ एक्सरसाइज करते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि इन सभी माध्यमों से अल्टीमेटली एक चीज क्या समझ में आती है व्यक्ति को कि आपका जो दिमाग है, आपका जो मस्तिष्क है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी सोच में कितने भी आप इंटेलिजेंट ना हो जाओ, कहीं ना कहीं कमी है। जिस दिन व्यक्ति इस चीज को मान ले कि मैं दुनिया की हर चीज को अपने दिमाग से कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, हर चीज को अपने दिमाग से मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं, बता नहीं सकता हूं पहले से क्या होने वाला है, कितना भी बड़ा आदमी हो जाऊं, और जो भी चाहता हूं मैं हर चीज कर नहीं सकता हूं। मुझे लगता है जिस व्यक्ति को जिस दिन ये चीज का आभास हो जाए कि मेरे दिमाग में मेरे कितना भी इंटेलिजेंट हो जाऊं, मेरी इंटेलिजेंस में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है, मुझे लगता है उस दिन से उसका अध्यात्म शुरू हो जाता है। और इसी चीज का एक्सेप्टेंस मुझे लगता है एक आदमी को विनम्रता देता है और इस चीज के लिए उसको अलाउ करता है कि यार देखो मैं अपना बेस्ट करूंगा। एज अ डॉक्टर भी मैं यही कर सकता हूं कि आई विल डू माई बेस्ट बट देन नॉट वरी अबाउट द रेस्ट। तो जितना एक अपना काम है उतना काम पूरा करना है, लेकिन उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि आपसे बड़ा भी कुछ और चीज है जो आपके दिमाग की पहुंच से बाहर है। अब उस चीज को आप भगवान की संज्ञा दे लें, आध्यात्म के लें, पूजा पाठ कर लें, लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छा, मारवाड़ियों की फूड हैबिट्स से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो, तो हेल्दी रहने के लिए इसमें क्या क्या बदलाव जरूरी है? वास्तव में हमारे घरों में जो खाने पीने की जो व्यवस्था है वो प्राय बहुत ही कम घरों में ठीक है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं महिलाएं जो है हमारे घर की, वो ये समझें कि घरों में तेल का उपयोग एक आप उसको निश्चित करिए। आज ही एक चीज समझ लीजिए, 15 ml प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। आपके घर में 6 लोग खाना खाते हैं तो दिन का 90 ml हुआ, 15 ml प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। दिन का 90 ml तो एक महीने का 2700 ml, या चलो 3 लीटर समझ लीजिए। 3 लीटर से कम तेल का खपत एक महीने में आपके घर में होना चाहिए। उसमें घी तेल सब मिलाकर है। और मैं आपको कहता हूं आप इस चीज का हिसाब लगा के देखिए, सभी मारवाड़ियों के घर में इसका कम से कम डबल है खपत जो है। अब आप पराठे, अब देखिए ना सर्दियों के दिनों में आज आलू के पराठे खाइए, मेथी के पराठे खाइए। फिर क्या होता है, कुछ लोग तो जेंट्स डिमांड करते हैं, कई बार महिलाओं को लगता है कि वो भी अपनी तरफ से प्रेम का प्रदर्शन, अच्छा चलिए आज ये खाइए, आज आपको ये खिलाते हैं। तो इस तरह का मुझे लगता है ये प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, ये हमारी अज्ञानता का प्रदर्शन है। हमें ये देखना है कि घी और मक्खन का प्रयोग हम जहां तक हो सके न करें, और पराठे और तेल वाली चीजें और पुड़ियां और मिठाइयां, इन चीजों का हम सेवन कम करें। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि अपने प्यार का प्रदर्शन खाने से मत करें। आपके जो जवाई साहब हैं, आपके जो जियाजी हैं, आपके जो भिनाजू जिसको कहते हैं, जो आपके साड़ू हैं, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, उन सबको आप खिला खिला के मारने की प्रयास मत करिए। कल उनको कोई रोग लगेगा तो कहीं ना कहीं आपका भी उसमें योगदान है। अगर आपका लड़की का जो हस्बैंड है या आपकी जो बहन के जो हस्बैंड है, उनको आप कहते हैं नहीं जिया जी और खाइए, थोड़ा और खाइए, और पराठा खाइए, आपको कहना चाहिए आप देखो कितने मोटे हो रहे हो, आप कम खाओ, थोड़ा आप सलाद खाइए, आप सूप खाइए। उनको जबरदस्ती मिठाइयां खिला खिला के क्यों आप उनको रोक दे रहे हैं? तो मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि आप अपने प्रेम का प्रदर्शन जबरदस्ती मिठाइयां और पराठे और इस तरह की जो ज्यादा हानिकारक चीजें, तली हुई चीजों को आप प्रेम का प्रदर्शन मत करें। अच्छा, इतने सालों से जैसे मारवाड़ी कम्युनिटी से आप जुड़े हो, तो इस कम्युनिटी की खराब बातें तो अभी आपने बताई, कुछ अच्छी भी होंगी। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं। एक चीज यह है कि हमारे अस्पताल में भी जब से मैं आया हूं तब से ना, अब जैसे नेपाल में आया हम इंडिया से, तो यहाँ पर अब हम लोग करीब 400, 500, 600 स्टाफ है हमारे अस्पताल में, और डॉक्टर्स और नर्सेस और हम लोग जितने भी स्टाफ हैं उनको पता होता है कि भाई ये पेशेंट कहाँ से आया, ये फैमिली कहाँ से आई है। तो थोड़ी बहुत बातें होती हैं। कोई भी बात आप किसी भी एक कम्युनिटी के लिए जनरलाइज वे में तो कह ही नहीं सकते हो, क्योंकि हर कम्युनिटी के अंदर हर तरह के लोग होते हैं। इन जनरल जो मैंने देखा है पिछले 15 वर्षों में यहाँ पर, वो ये देखा है 2 बातें।
मारवाड़ियों में एक बात यह है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उन डिस्चार्ज के वक्त अधिकतर लोगों को डिस्काउंट चाहिए होता है। डॉक्टर साहब इसमें कुछ पैसों का कुछ, तो मेरे को उनसे निवेदन करना पड़ता है, देखिए मेरा डिस्काउंट मेरा इलाज है, मैं अपने इलाज के अंदर कहीं कमी ना रखूं, और अगर अच्छा इलाज करूंगा तो कहीं ना कहीं आपको उसका फाइनेंशियल एडवांटेज भी हो ही जाएगा, लेकिन फाइनेंस से ज्यादा तो खैर तबियत ही है। तो एक तो ये होता है, लेकिन उसमें अच्छी बात लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जहां तक मुझे याद पड़ता है अभी तक मैंने सुना नहीं कि किसी मारवाड़ी फैमिली ने पत्थर मार के अस्पताल में कोई शीशा फोड़ा। हम लोग मतलब मारवाड़ियों में मुझे लगता है इतनी क्या कहना चाहिए, तो इतनी औकात नहीं है, इतनी उनमें हिम्मत नहीं है, इतनी उनमें क्या कहना चाहिए कि एक तरह का मुझे लगता है समाज का एक डर है थोड़ा सा शायद, कि वो झगड़ा कर सकते हैं, वो आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि ना उनमें तोड़फोड़ करके या हुड़दंग मचा के या अस्पताल को 100-200 लोगों ने घेर लिया हो और डॉक्टर को घेर लिया हो और डॉक्टर को मारपीट कर दी हो, ऐसा थैंकफुली मैंने अभी तक नहीं सुना है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत फिर आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक लेवा हाँ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, दोस्रो संविधान सभामा कुन दल चौथो ठूलो पार्टी बन्न सफल भएको छ? अप्सन ए नेकपा माओवादी, अप्सन बी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, अप्सन सी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र अप्सन डी नेकपा एमाले। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुसमा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। ग्रीन लाइन को राइस कुकर प्रत्येक हप्ता एक थान 1 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भरत रावत जी से, और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हेल्थ सेक्टर की जो एक प्योरली ह्यूमैनिटेरियन सर्विस सेक्टर है, ये हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर, ये कमर्शियलाइज होता जा रहा है, इसमें डॉक्टर्स का कितना दोष मानते हैं आप? कुछ हद तक सिर्फ ये डॉक्टर्स या अस्पताल की बात नहीं है, ये समझना है कि किसी भी देश के लिए एक निशुल्क चिकित्सा संभव ही नहीं है और कहीं पे भी नहीं होता है। तो अब विकसित देशों में भी जहां पर लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, वहां पर भी हर चीज का इलाज एक इंश्योरेंस की पद्धति से होता है। तो कहीं ना कहीं आप या तो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, या तो आप इंश्योरेंस प्रॉपर्ली पे करते हैं, और यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका में या कहीं पे भी उसी पद्धति से इलाज हो पाता है। तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि जो इंश्योरेंस की जो कंपनीज होती हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल करती हैं कि किस चीज का वो पेमेंट करेंगे, किस चीज का पेमेंट नहीं करेंगे, डॉक्टर्स को या अस्पतालों को। वो अंतर है थोड़ा इंडिया और नेपाल में, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत कम लोगों का है। अभी इंडिया के अंदर थोड़ा सा इंश्योरेंस जो है वो सरकारी तौर पर और थोड़ा बहुत गैर सरकारी भी बढ़ा है। नेपाल में तो अभी इंश्योरेंस का जो प्रचलन है वो बहुत ही कम है। तो इंश्योरेंस की वजह से क्या होता है, थोड़ा कि हल्का सा एक प्रेशर होता है डॉक्टर्स पे और अस्पतालों पे कि आप क्या चीज कर सकते हैं और क्या चीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है फिर आपको उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। तो उतना तो कुछ है, लेकिन दूसरा तरफ यह है कि मुझे लगता है कि इसमें डॉक्टर्स को जितनी भी उनके हिसाब उनकी जो ट्रेनिंग होती है, जितना वो अपने प्रशिक्षण के अंदर समय लगाते हैं, जितना वो करते हैं, उसके हिसाब से आज भी दूसरे प्रोफेशन की तुलना के अंदर फाइनेंसेस तो उनके अभी भी बहुत कम है। आप मतलब इसके ऊपर कई सारे रिसर्च हो चुकी है, कई बार लोगों ने इसके ऊपर आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं कि एक इक्वल अमाउंट ऑफ अगर आप प्रशिक्षण लें, ट्रेनिंग करें, और कितने सालों तक की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद में आप उनकी आर्थिक स्थिति देखें या कितना कौन कितना कमा रहा है,
तो उसमें कहीं ना कहीं पर, लेकिन उसमें यह है कि डॉक्टर्स को जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो एक बदले में जो एक जो पेशेंट की तरफ से जो एक धन्यवाद मिलता है या उनकी तरफ से आशीर्वाद मिलता है, और जो एक सामाजिक एक प्रतिष्ठा मिलती है, वो भी पक्के दूसरों की तुलना में ज्यादा मिलती है। तो इसलिए इस क्षेत्र में उन डॉक्टर्स को या उन व्यक्तियों को आना चाहिए जिनके लिए वास्तव में पैसे की इंपॉर्टेंस एक लिमिटेड इंपॉर्टेंस है। मेरे खुद के पिताजी हमेशा कहते हैं कि अगर एक डॉक्टर अपनी ग्रीड को छोड़ दे, मतलब एक डॉक्टर अपने एक लालच को छोड़ दे, तब वो भगवान के, तो जैसे कहते हैं एक डॉक्टर एक भगवान है, तो पक्का ही भगवान तो नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता है। लेकिन यह है कि अगर वो लालच को छोड़ दे या बिल्कुल कम रखे या दबाकर रखे, लालच को प्रकट न होने दे, लालच के प्रभाव में आके इलाज ना करे, तब मुझे लगता है कि एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है। आजकल जैसे हार्ट प्रॉब्लम जो है यंग एज में भी देखने होने लगी है, तो अगर किसी महिला या पुरुष को हार्ट से रिलेटेड अगर कोई ऑपरेशन हो चुका है या कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो उनको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप रखने के समय में क्या क्या सावधानी जरूरी है? देखिए, अधिकतर हार्ट के पेशेंट जो हैं वो कुछ सावधानियां बरतते हुए अपना पूरा नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उसमें उनका जो अपने एक पुरुष और एक स्त्री के बीच के जो फिजिकल संबंध है वो भी, और उसके अलावा जो नॉर्मल दैनिक दिनचर्या में आपका जो घूमना फिरना है, आपका नियमित व्यायाम करना है, आपके नियमित आपका ऑफिस में जाने का, सब काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम प्रत्येक वर्ष में एक जनरल जांच करते हैं और उसमें देखते हैं कि उनकी हार्ट की कैपेसिटी कितनी है, वो कितना एक्साइटमेंट उनके लिए ठीक है। और कुछ तरह की दवाइयां होती हैं, जो वो दवाइयां अगर ले रहे हैं तो वो दवाइयां लेते हुए कुछ विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। कुछ एक आजकल एक प्रचलित दवाई है जिसको हम सिल्डेनाफिल कहते हैं, या वियाग्रा की तरह की कुछ दवाइयां कहते हैं। कुछ पुरुषों को वो वियाग्रा की दवाई लेते हुए संभोग करने में थोड़ा सा आसान महसूस होता है। वो दवाई जो है वो हार्ट की दवाई से इंटरेक्ट कर सकती है। तो वो ऐसे लोगों को जरूर अपने डॉक्टर से पूछ के ही सलाह लेकर ही इस तरह की दवाइयां उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि ये दवाइयां आजकल काफी फ्रीली मिलने लग गई हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा तो प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, लेकिन डिप्रेशन में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर आप अपने डॉक्टर से सलाह करें और अगर आप अपने नियमित जांच कराएं, तो आप अपनी दिनचर्या को एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यतीत कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे नेपाल में मेडिकल फील्ड में, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे डॉक्टर्स में, टीम वर्क की कमी है, ये क्यों हो रहा है? थोड़ा बहुत तो प्रत्येक नेपाल में नहीं है, दूसरी जगहों पे भी हर एक डॉक्टर का एक पर्टिकुलर एक ग्रुप होता है, मतलब जिसमें आप है ना, कई बार क्या चाहते हैं कि जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं दिन रात, या जिन लोगों के साथ आपका ज्यादा वो है, आप उन लोगों के साथ थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस होता है, आप उनको समझते हैं कि वो कितना, आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। इसलिए आप एकदम ही अननोन डॉक्टर्स के साथ आपको पता नहीं होता है कि उसका किस तरह का कार्यशैली है। लेकिन फिर भी आप सही कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को, हम लोगों को कई बार खास तौर पे जिन मरीजों को जो क्रिटिकल हैं, जो थोड़े से सीरियस हैं, मुझे लगता है कि कई बार हम लोगों को 3-4 डॉक्टर्स को अलग अलग क्षेत्र के एक ही अस्पताल के नहीं, बल्कि 2-4 अलग अस्पतालों के भी डॉक्टर्स को मिलकर और एक मरीज को देखने के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हम नॉर्विक अस्पताल में अभी हमने ये शुरू किया हुआ है, और हम कई बार टीचिंग अस्पताल से, गंगालाल अस्पताल से और भी दूसरे BNB अस्पताल से हम लोग डॉक्टर्स वगैरह को हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। और कई बार मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो नॉर्विक आ जाएं, कई बार मैं चला जाता हूं और हम भी दूसरे अस्पताल में जाकर उन डॉक्टर्स को टीम में मिलकर हम देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसमें सुधार की जरूरत है, और कई कुछ प्रयास हम कर भी रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक फिर से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद, फिर से एक छोटो सो ब्रेक ले रहा, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बधाइयां और भूली बिसरी याद को सेगमेंट। बधाइयां। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है।
आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका रिश्तेदारन जन्मदिन, सालगिरह या और कोई अवसर की शुभकामना दे सको हो। बस थाने इतनो करनो है, जन शुभकामना देना चाहो हो उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं दोनों को नाम और अवसर को नाम अपनो nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सका। यादें। धर्म के लिए प्राण त्यागते हैं लोग जिहादी बनके, और जगह जगह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब ठीक नहीं है, और आत्महत्या इतना अधिक बढ़ रही है समाज में। इसमें मुख्य बात यह है कि हमारे भीतर जो शक्ति है उस ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं और नेगेटिविटी से हमें कैसे अपने आप को बचाएं, ये है जीवन जीने की। जैसे पेट के लिए भोजन चाहिए, ठंड के लिए कपड़ा चाहिए। बहुत भोजन है, कपड़े नहीं है तो क्या करोगे? कपड़े शरीर के लिए चाहिए, मन के लिए मनोरंजन चाहिए, ऐसे बुद्धि के लिए कुछ चाहिए, और हमारी आत्मा के लिए ज्ञान चाहिए। आत्मा भी भूखे रहती है। पुरुष और स्त्री का समान अधिकार है। कोई शासन कोई करने का वो बात नहीं होती है, भागीदारी की बात होती है। दोनों मिल के समाज को चलाना चाहिए। दो पहिए हैं दोनों एक गाड़ी के, दो आंख है दोनों समाज के, इसलिए दोनों मिल के करें। Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सीमेंट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भरत रावत जी से, और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने नॉर्विक हॉस्पिटल का नाम लिया। नॉर्विक हॉस्पिटल अभी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसको आम आदमी की पहुंच तक लाने के लिए क्या हो सकता है संभव? आम आदमी की पहुंच के बाहर हम बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल वास्तव में आम आदमी की पहुंच के बाहर ही है। तो ये बात तो सही कह रहे हैं आप। थोड़े थोड़े प्रयास मुझे लगता है कि हर अस्पताल अपनी तरफ से करता है। हम भी अपनी तरफ से कुछ प्रयास कर रहे हैं। जैसे काफी सालों से प्रत्येक शुक्रवार एक कंप्लीटली निःशुल्क दिन रखा है। तो मैं सवेरे 9 बजे से शाम को 6 बजे तक प्रत्येक शुक्रवार जो भी पेशेंट्स अस्पताल में आते हैं उनको मैं फ्री परीक्षण करता हूं। उसमें पैसा नहीं लगता है। तो कई बार जो लोग दे सकते हैं पैसा, वो भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें पता नहीं था, आप पेमेंट ले लें। लेकिन वो एक अस्पताल की तरफ से एक मिस्टर बसंत चौधरी ने एक रूल बना के रखा है कि शुक्रवार को वो अपनी माँ की याद में निःशुल्क परीक्षण रखना चाहते हैं प्रत्येक शुक्रवार। कई ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जिनमें कि डॉक्टर की गलती के कारण से पेशेंट सफर करता है, लेकिन वो चाहे पेशेंट हो चाहे उनके रिलेटिव उसको रिएक्ट करने नहीं कर पाते, चुप रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये एजुकेशन की कमी है या डॉक्टर की ये ड्यूटी नहीं है कि उनको जागरूक करा जाए कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको सजाएं भी मिलनी चाहिए ताकि आगे जाके अच्छा हेल्दी कंपटीशन रहे? कई सारी छोटी मोटी गलतियां इस तरह से होती हैं जो पेशेंट्स को या पेशेंट की पार्टी को पता ही नहीं पड़ती हैं, और प्रायः जिन चीजों पे पेशेंट पार्टी या पेशेंट जो हैं वो जिन चीजों को उठाते हैं वो चीजें टोटली यूजलेस होती हैं या गलत होती हैं। देखिए दोनों तरह की बातें, और हमको पता होता है कि भाई देखो जहां पर गलती थी वो गलतियां तो पता नहीं है, और जो गलती नहीं है उसी के ऊपर बातचीत हो रही है। तो ये तो वास्तव में इसमें क्या है, 2-3 बातें। एक तो एजुकेशन, तो डेफिनेटली आपने सही कहा कि सबको जागरूकता होना चाहिए, और जागरूकता की वजह से पक्का ही उसका फायदा सभी को होगा। एक मेडिकल काउंसिल होता है, और मेडिकल काउंसिल भी जितना स्ट्रांग रहे उतना सबके लिए ठीक है। तो मेडिकल काउंसिल को स्ट्रांग बनाते हुए ये चीजें जो हैं वो दोनों तरफ, डॉक्टर्स या अस्पताल की तरफ से भी और पेशेंट्स की तरफ से भी ये अप्रोचेबल हो सकती है चीज कि भाई किसी को कुछ डाउट है या कहीं पे कुछ वो है तो काउंसिल को वो अप्रोच करे, और फिर जो काउंसिल है उनके पास सारे वरिष्ठ और सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम होती है। वहां पे सब सिलेक्टेड डॉक्टर्स मतलब वो होते हैं लोग
जो कि इस चीज के लिए उनके पास अनुभव है कि वो जाकर फिर उसकी जांच पड़ताल करें और जो भी उपयुक्त उसका निर्णय है वो उस तरह से लें। मुझे लगता है कि जब चीजें इस तरह से होती हैं तो उनका कहीं ना कहीं डेफिनेट उसका एक निष्कर्ष निकलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इतना धैर्य नहीं होता है। उसकी वजह से जैसे झगड़ा शुरू होता है तो झगड़े शुरू होने में क्या होता है कि हर व्यक्ति डिफेंस में चला जाता है और फिर अब तो हर व्यक्ति छुपाने की कोशिश करेगा। हर व्यक्ति का काम सिर्फ ये होता है कि पेशेंट भले ही मर जाए लेकिन मैं बच जाऊं। तो उसमें कहीं ना कहीं सभी का नुकसान है, अस्पताल और डॉक्टर्स का भी नुकसान है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सुधार की जो गुंजाइश थी वो आपने फिर मिस कर दी, फिर आप कल गलती करेंगे। आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं मिस्टेक थी जिसको आप फिर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पेशेंट पार्टी को भी नुकसान है क्योंकि उनको भी सिर्फ अब एक डिफेंसिव एटीट्यूड मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर हम काउंसिल की तरफ से उनको स्ट्रांग करते हुए और नियमित एक उसी डायरेक्शन में अगर हम उस चीज को लेंगे तो उसमें सभी का फायदा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोग जैसे आजकल एक चीज कहते हो कि हर इंसान को साल में एक बार अपने बॉडी का चेकअप करा लेना चाहिए और अपने बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में अपडेट रहना चाहिए, लेकिन एक ह्यूमन नेचर है कि वो जितना ज्यादा जानता है उतना वो टेंस्ड हो जाता है। तो ये इसमें आप क्या कहोगे? हाँ, ये बात सही कही आपने दयाराम जी। देखिए, दोनों तरफ की बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत बात जान के बहुत ज्यादा एक्साइट होके और वो फिर और पेशेंट नहीं होते हुए भी पेशेंट बन सकते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को बीमारी थोड़ी बहुत है भी तो वो छुपाना चाहते हैं और वो उस चीज को डिनाइल में रहते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि ये दोनों एटीट्यूड खराब है। आदमी को बीच में होना जरूरी है कि वो जो चीज है उसको स्वीकार करे। देखिए, किसी भी चीज का सॉल्यूशन पहले स्वीकार करने से ही होगा। कुछ लोगों को हम देखते हैं बीमारी होती है इतनी सी और लक्षण होते हैं इतने, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें वास्तव में बीमारी होती है इतनी और वो बात बिल्कुल छुपा लेते हैं। तो ये दोनों तरह की मेरे ख्याल से डॉक्टर्स को समझना चाहिए व्यक्ति किस तरह का है, और उस तरह के व्यक्ति को समझते हुए डॉक्टर की ड्यूटी है वो उससे बात करे। लेकिन जैसे समय चेंज हो रहा है, मुझे लगता है कि अब आज की दुनिया में मुझे लगता है ये बात जरूरी है कि जो भी फैक्ट है वो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को किसी भी प्रकार से लेकिन बताना जरूरी है। छुपाने से कुछ फायदा नहीं है। अब शुरू में अगर मैं आपसे कहूं कि दयाराम जी आपका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई है या आपको थोड़ा डायबिटीज हो गया है, तो हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ा सा धचका लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके लिए एक लाभदायक ही चीज है। तो मुझे लगता है कि उसमें एक थोड़ा सा काउंसलिंग की जरूरत है, लेकिन इस चीज को छुपाना उसका इलाज नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या राय देना चाहेंगे? हिमालयन टीवी आप लोग जो देख रहे हैं, मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूं कि देखिए, नया साल आ रहा है। इस नए साल में आप अपने परिवार को, आप अपने बच्चों को, आप अपने दूसरे जो आपके हस्बैंड वाइफ है, आप अपने परिवार को आप एक उपहार दे सकते हैं। आपके स्वस्थ होने का उपहार, आप अपने आप को स्वस्थ रखें उसके प्रयासों का उपहार। तो मैं चाहता हूं कि जो हम अपने नई चीजें इस नए साल से शुरू करें। अगर आपको तंबाकू खाने की आदत है, आप स्मोकिंग करते हैं, आप कहें अपने बच्चों से कि चलो इस नए वर्ष में मैं तुमको यही उपहार देता हूं कि आज से मैं तंबाकू छोड़ देता हूं। आप अपनी नियमित एक्सरसाइज शुरू करें। ये सर्दी के मौसम का बहाना ना करें। थोड़े से कपड़े लगाइए और उठिए जल्दी, और नियमित व्यायाम करने के लिए 40 मिनट 50 मिनट जल्दी सुबह उठ के करें। और शाम का खाने को कम करें। शाम को ज्यादा भारी खाना मत खाएं, पराठे खाना बंद करिए, मिठाइयां खाना बंद करें। भोज पे और पार्टीज में जब जाते हैं तो थोड़ा सा अपना देखकर खाएं क्या खा रहे हैं, और अपना वजन का ध्यान रखें। दिन में 8-10 बार हंसिए। मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। डॉक्टर साहब, आप इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, और हिमालय टेलीविजन की तरफ से ये छोटी सी भेंट आपके लिए। थैंक यू सो मच दयाराम जी, थैंक यू सो मच। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था डॉक्टर भरत रावत जी से। आप लोग इना की बात सुनिया, और ज्यादातर डॉक्टर्स जब भी इस शो में आया है सभी को कहना यो है कि आपका स्वास्थ्य के लिए ख्याल रखो, काम के सागे सागे स्वास्थ्य ख्याल रखना भी जरूरी है। तो इना की बातचीत पर आप लोग गौर करोगा। इतनो कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब
उनका विजेता को नाम और ई हफ्ता को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न यी मध्ये कुन मोबाइल फोनको प्रकार हो? ऑप्शन ए कुल फोन, ऑप्शन बी इंटरकॉम, ऑप्शन सी स्मार्टफोन र ऑप्शन डी डिक्टाफोन। यसको सही उत्तर हो ऑप्शन सी स्मार्टफोन। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 9846 1454 23, 9846 580384, 9751 024 689, 9840 000 280, 9914 3071 23। तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ 9851 10 649, 9849 67 55 24। ग्रीन लाइन को राइस कुकर पाउन सफल हुनुभएको छ 9851 10 701। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनुभएको छ 9806 87 55 92। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98498 23804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, दोस्रो संविधान सभामा कुन दल चौथो ठूलो पार्टी बन्न सफल भएको छ? ऑप्शन ए नेकपा माओवादी, ऑप्शन बी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, ऑप्शन सी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र ऑप्शन डी नेकपा एमाले। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगला शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो नेपाल@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो और अब माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।